आईएसआई इज गॉन टोटली रोग। वो एंटी पाकिस्तान ऑलमोस्ट बन चुकी है। उनकी फंडिंग कट हो गई है, उनके ऑफिसर्स के ऊपर निगरानी रखी जा रही है, उनके जो डायरेक्टर जनरल हैं उसको उम्र कैद कर दी है, इनको फंडिंग कट कर दी है आईएसआई की। आर्मी के अंदर इतनी डिसग्रंटलमेंट हुई हुई है कि आज की तारीख में पाकिस्तान आर्मी में कोई भी बिक सकता है, कभी भी किसी के भी हाथों बिक सकता है। तो मतलब ईच वन सस्पेक्ट वन वाली बात हो गई है। और मैं लिख के दे रहा हूं कि आज से मुनीर पे असैसिनेशन अटेम्प्ट होगा और ये इंडिया के ऊपर डाला जाएगा या इजराइल के ऊपर इल्जाम डाला जाएगा। इसमें अब इंडिया को ध्यान से रहना पड़ेगा कि खुद जब जब पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट होता है तो टू डाइवर्ट अटेंशन ये इंडिया में कोई ना कोई वारदात करवा देते हैं। नमस्कार। रण क्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं राम अवतार पांडे। कराची में रेंजर्स के हेडक्वार्टर पर एक हमला होता है। पाकिस्तान का दावा है कि उसमें उसके 3 सैनिक मारे जाते हैं। पाकिस्तान के ही एक संगठन से अलग हुआ धड़ा ने इसका दावा किया कि वो हमला उन्होंने किया। इसके बावजूद इन सब में पाकिस्तान ने भारत को भी घेरा और इसके साथ ही उसने अफगानिस्तान पर हमले किए, जिसमें 29 लोगों की जान जाने की खबर है। आखिर पाकिस्तान हर मुद्दे पर भारत को क्यों जोड़ने की कोशिश करता है? कराची पे किसने हमला किया और पाकिस्तान की इस समय सुरक्षा स्थिति कैसी बनी हुई है? इन सभी पहलुओं को आज रण क्षेत्र में हम समझेंगे। इन सभी पहलुओं को समझाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मेजर समरपाल सिंह तूर, जो भारत और आस पड़ोसियों के देशों की सुरक्षा पर पैनी नजर रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद राम। जय हिंद सर। सर, सबसे पहला सवाल यही बनता है कि कराची पे जो हमला हुआ, जिसमें पाकिस्तान रेंजर्स के 3 लोग मारे गए, उसमें टीटीपी के ही एक धड़े ने दावा किया कि उन्होंने हमला किया है। पूरा ये जो घटना हुआ, इसको आप पहली नज़र में कैसे देख रहे पहली चीज तो राम, मैं इतना ही बोलूंगा कि कराची कराची इज द बॉम्बे ऑफ मतलब पाकिस्तान। जो हैपनिंग सिटी है, जो सबसे वेस्टर्नाइज्ड कल्चर है, मिक्स्ड कल्चर्स है। पाकिस्तान से सभी लोग यहां पे आते हैं नौकरियों के लिए, ठीक है। हैं? ओके। सबसे हैरान करने वाली चीज क्या है, यहां पे सबसे बड़ी पॉपुलेशन कराची में मुजाहिरों की है। मुजाहिर हुँ, और मुहाजिर मुहाजिर तो मुहाजिर कौन है? जो उर्दू उर्दू में बात करते हैं पर माइग्रेंट है। और ये ओके। 90% डिसेंडेंट है माइग्रेंट्स फ्रॉम इंडिया से। तो हुँ, इंडिया से जितने भी गए थे मुस्लिम्स पाकिस्तान में, ज्यादातर वो लाहौर या फिर कराची में सेटल हुए हैं। अब इसमें सबसे एक और जो डेमोग्राफी आप देखोगे तो उर्दू स्पीकिंग जो है मुहाजिर, वो 50% लोग मुहाजिर हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हैरान वाली चीज जो है, पश्तून बोलने वाले 13.5% लोग हैं। मतलब हुँ, उर्दू स्पीकिंग के बाद कराची में पश्तू बोलने वाले सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। फिर सिंधी बोलने वाले तीसरे नंबर पे आते हैं। चौथे नंबर पे पंजाबी पॉपुलेशन है 8.1%। ओके। फिर बलूच 4% और सराइकी बोलने वाले लोग 3.7%, ठीक है। बाकी गुजराती, हिंदी, बंगाली, कश्मीरी, बरूई और मेमोनी भाषाएं बोलने वाले 8.9% है। तो अब देखें, उर्दू के बाद सीधा पश्तून, और हुँ, पश्तून हुँ, आज की तारीख में वहां पर माइनॉरिटी है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक पूरा एक आपको मिक्स है, जिसमें सिख भी है, पारसी भी है, बहाई भी है, बुद्धिस्ट, हिंदू, क्रिश्चियन और मुसलमान। ये सभी के हुँ, सभी मिक्स है यहाँ पे। मेजॉरिटी यहाँ पे 96% मुसलमान है, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि ये जो हमला हुआ है, ये हुँ, क्यों हुआ। पहली बात तो पहली चीज क्या है कि जब अचानक से कोई ऐसा फिदाइन होए और कोई नया नाम आता है,
तो लड़ाई होती है रेलेवेंस के लिए, पहचान के लिए। तो जमात उल अहरर करके एक टेररिस्ट फैक्शन है जिसने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है। ये पहले तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ इसके ताल्लुकात हैं, जमात उल अहरर के, ठीक है। तो अब मेरा पहला सवाल है कि असल चीज क्या हुई है कराची के सर आउटस्कर्ट्स पे। सर इससे पहले कि इसको और डिटेल में मैं आपसे पूछूं, सबसे पहले मुझे दो चीज समझना है। एक तो टीटीपी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, और ये खबर आ रही है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन जमात उल अरहर ये टीटीपी से ही अलग बना हुआ खबर है। तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि टीटीपी क्या है और ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे अलग है और किस तरह से काम कर रही है। देखिए, तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है ये बेसिकली तालिबान का ही हिस्सा था। पर क्या है कि अगर आप डेमोग्राफी देखें पाकिस्तान की, तो इसके अंदर बहुत बड़ी तादाद में अफगान रेफ्यूजीज बहुत सालों से यहां रहते आ रहे थे। और जब तालिबान एक टेरर ग्रुप था, उस दौरान जब तालिबान ने अपने ऑपरेशंस, एंटी गवर्नमेंट ऑपरेशंस मुशर्रफ के खिलाफ कैरी आउट करने थे, तब उन्होंने अपनी शाखा बनाई तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में ही मौजूद रहने वाले अफगान है। जी। तो ऐसे तहरीके तालिबान पाकिस्तान अपने क्रिएशन में आया, और अब जाके फिर इनकी और भी शाखाएं और इंटरनल ग्रुप्स थी, जो ब्रेकअवे ग्रुप्स थी। उनमें जमातुल अरहर भी एक ग्रुप है, जो एक ब्रेकअवे फैक्शन है टीटीपी की। ओके। तो अब असली मुद्दा है कि पहली चीज तो हम ये पता करें हुआ क्या। तो बेसिकली पाकिस्तान में सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है रेंजर्स, ठीक है, जो जिनकी ड्यूटी है सिर्फ बॉर्डर्स पे तैनाती करना पीस टाइम के दौरान, जैसे हमारी बीएसएफ है। तो बीएसएफ के खिलाफ रेंजर्स को डिप्लॉय किया जाता है। तो अब वहां कराची के आउटस्कर्ट्स पे इनका एक ट्रांसपोर्टेशन डिपो है। तो वहां पे 90% जितनी भी व्हीकल्स होती हैं, बख्तरबंद गाड़ी से लेके जो सॉफ्ट स्किन व्हीकल्स हैं, ये सारी की सारी यहाँ पे इनकी वर्कशॉप है, इन्हें इसे मेंटेन किया जाता है। और ये थोड़ी आइसोलेटेड भी है। तो आइसोलेशन मतलब एक महत्वपूर्ण टारगेट, क्योंकि अलग थलग है। कोलैटरल डैमेज और आर्सन इनका माइंडसेट था, इसलिए ये आतंकी हमला हुआ है। दूसरा, कराची को क्यों टारगेट किया जा रहा है? कराची में ऐसी क्या चीज है कि वाई दिस स्टेट, कोई दूसरी स्टेट क्यों नहीं? ठीक है। और जी। ये हमले से क्या क्या खुलासे हुए, ठीक है। और अगर हम कनेक्टिंग द डॉट्स करें, तो इस टाइप के हमले पहले भी हो चुके हैं। अगर आपको याद हो, तो कराची स्टॉक एक्सचेंज को भी बीएलए ने टारगेट किया था एक टाइम पे, क्योंकि ये यस सर। कमर्शियल हब ऑफ पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज की ओवरऑल वैल्यू $68 बिलियन है। दैट इज नथिंग कंपेयर टू हमारे सिर्फ यूपी का ही बजट आप कंपेयर करेंगे, तो 68 बिलियन में तो मुझे लग रहा है कि यूपी ही खरीद लेगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को। तो इट इज नॉट अ वेरी बिग फिगर, $68 बिलियन। तो इसका इनका स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। पर अब आप देखिए कि अब ये जो हमला हुआ है, तो इसका आने वाले टाइम पे कहां पे और हमले होने वाले हैं, और ये मतलब क्या एक इंडिकेटर, ये एक मैसेज किसको दिया है इन्होंने, वो भी एक बहुत जी, जरूरी चीज है, बिल्कुल। जो जिसके लिए हमें तहकीकात करनी है। और इसके रीजनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं, ठीक है। तो पहली चीज, कराची इनका फाइनेंशियल कैपिटल है। जो मैंने कहा ना, जो भारत के लिए मुंबई है, वही पाकिस्तान के जी। लिए कराची है। तो ये फाइनेंशियल कैपिटल है, ठीक है। यहां से ऑल ओवर पाकिस्तान लोग यहां पे आते हैं, यहां नौकरी करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट हब है। फिर लार्जेस्ट सी पोर्ट कराची का है। मतलब कोई भी कारोबारी चीज जो जिसे पाकिस्तान में अंदर आना है या बाहर जाना है, वो कराची के थ्रू ही जाता है, कराची के इंडस्ट्रियल हब, ठीक है। और लार्जेस्ट सी पोर्ट है ये, ठीक है। उसके बाद इनके नेवल हेडक्वार्टर कराची के आउटस्कर्ट्स पे लोकेटेड है। तो अगेन एक और इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन हो गया
नेवल हेडक्वार्टर, ठीक है। फिर लॉजिस्टिकल गेटवे बता दिया मैंने, इंडस्ट्रियल हब भी बता दिया। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट सेंटर, जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है, एनआरपीज। तो एनआरपीज का 90% पैसा यहाँ पे डंप होता है। यहाँ पे नार्को ट्रेड का भी पैसा डंप होता है। यहाँ पे जो इनके मिलिटेंट्स हैं, टेररिस्ट नेटवर्क्स हैं, इन सब का पैसा यहाँ इन्वेस्ट है। तो कराची में अलग अलग इलाके बटे हुए हैं। मिलिटेंट ग्रुप का कुछ और होगा, नार्को ट्रेड और ड्रग कार्टल का अलग होगा, है ना। इसी दौरान पुलिस के ऑपरेटिंग एरियाज अलग होते हैं, मिलिटेंट की ऑर्गेनाइजेशन से अलग थलग। खबर सबको है एक दूसरे की, पर सब वहां पे शांति से काम करते हैं, क्योंकि एवरीबडी इज डिपेंडेंट ऑन कराची। कराची इनका एक हार्ट बीट है, एक सिस्टम है जिससे कि इनका पैसा आता जाता है और उसके बदले ये सामान लेते हैं। अब ये ब्लैक ब्लैक मार्केटिंग बहुत होती है वेपन्स की, ठीक है। तो इवेंचुअली एक ये महत्वपूर्ण, आप कमर्शियल हब बोल दे तो इसे हिट किया गया है। हाँ, एक बात यहाँ जानना अब जरूरी हो गया है सर कि पाकिस्तान ने इसके एवज में उसने अफगानिस्तान के 3 शहरों पे हवाई हमले किए, जिसमें 29 लोगों की मौत होने की खबर है। टीटीपी का जहां तक ऑपरेशन है, जहां तक उसका स्टे है, वो विद इन द पाकिस्तान ही रहता है। तो पाकिस्तान हर वो हमला जो उसके जमीन पर होता है, उसका जिम्मेदार अफगानियों पे डालता है और वहां पे सैनिक कार्रवाई कर देता है। ये हर मामले में अफगानिस्तान पे इल्जाम डालना कितना सही है और उन पे सैनिक कार्रवाई करना कितना सही है? जबकि ये तो इनके अपने ही लोग हैं, अपने देखिए ही पालतू लोग हैं। देखिए अफगानिस्तान पे एक तो हर बात पे हमला करना डजंट स्टैंड टू लॉजिक। बेसिकली हुँ, पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जो इनकॉम्पिटेंसी है, जो नाकामी है, हुँ, उसकी फ्रस्ट्रेशन ये अफगानिस्तान पे बमबारी के मुताबिक अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं और ये बताना चाहते हैं अपनी पब्लिक को कि देखें ये हमला हुआ है, इसके बदले हमने ये कार्रवाई की है। उसमें बेशक अब हुँ, देखें जो आंकड़े हैं, जो इंटरनल मेरे सोर्सेज हैं, वो बता रहे हैं कि कम हुँ, से कम 70 कैजुअलिटीज हुई हैं फेटल। ओके। 70 पाकिस्तानी रेंजर्स मारे गए हैं और हुँ, ऑफिशियली पाकिस्तान कह रहा है 5 या 6 गार्ड्स सिर्फ गेट पे मरे 3 हैं, के बाकी कोई हाँ, ऐसी 3 प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो एक ड्यूटी पे ज्यादातर एक हवलदार होता है और 4 या 5 जवान हुँ, होते हैं। तो हुँ, जो इन्होंने आंकड़े बताए हैं, तो ये तो वही कह रहे हैं कि जो व्हीकल बॉर्न आईईडी है वो सिर्फ गेट पे ही फटा है और कुछ भी नहीं हुआ है। तो देखें अगर कोई फिदायीन हमला होता है, उसके मल्टीपल एंट्रीज होती हैं, वो एक जगह से नहीं एंटर करेंगे। या तो आगे से वो एक वीबीआईडी एज अ डिसेप्शन करेंगे, वहां पे फिर जब हुँ, जमावड़ा होता है वहां पे अलग से एक और एम्बुश कर देते हैं, ठीक है। तो एक ये हुँ, मोडस ऑपरेंडी होती है। दूसरी मोडस ऑपरेंडी है कि आपने उनके फ्रंट गेट पे हमला किया पर आपके बंदे उनके रेयर गेट से एंट्री कर रहे हैं। उससे ठीक क्या है। होता है, कंफ्यूजन और अफरा तफरी मचती है। तो अलग अलग तरीके होते हैं। सर मैं यहाँ ये पूछना चाहूँगा कि हर बात के लिए जैसे टीटीपी ज़्यादातर ऑपरेशन अपने पाकिस्तान में करता है और इस बात की भी खबरें हैं कि टीटीपी भी जो है वो पाकिस्तान के आईएसए का ही एक प्रॉक्सी है जो वक़्त के साथ पाकिस्तान की जो आईएसए है उसे यूज़ करती है। लेकिन ये इल्ज़ाम हमेशा अफ़गानिस्तान पे लगाते हैं और वहाँ पे सैनिक कार्रवाई कर देते हैं। अभी भी इसके बाद उन्होंने वहाँ पे हवाई हमले किए। ये हर अपनी कमियों को छुपाने के लिए अफ़गानिस्तान पे इल्ज़ाम क्यों लगा देते हैं? देखें राम, मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस की बिल्कुल नहीं बन रही है आपस में। जब से इन्होंने जनरल ओके। फयाज को उम्र कैद सुनाई है, डीजी आईएसआई को, जो सर्विंग डीजी हुँ, आईएसआई है, तो आईएसआई इज गॉन टोटली रोग। वो एंटी हुँ, पाकिस्तान ऑलमोस्ट बन चुकी है। उनकी फंडिंग कट हो गई है, उनके ऑफिसर्स के ऊपर निगरानी रखी जा रही है, उनके जो डायरेक्टर जनरल हैं उसको उम्र कैद कर दी है, इनको फंडिंग कट कर दी है आईएसआई की। तो देखें आईएसआई एक ब्रेन चाइल्ड ऑफ टेरर नेटवर्क है। वो जानता है कि हुँ, कब कहां किसे तड़पाना है, कैसे अपना एक मैसेज देना है। तो हो सकता है कि क्या पता ये आईएसआई की बदौलत हुआ हो,
क्योंकि कराची बहुत ही सिक्योर जगह है। वहां पे अंदर हथियार लाना और इतनी तादाद में हथियार लाना, बारूद लाना इज नॉट अ जोक। या तो इनका इंटरनली कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है आईएसआई का, जिन्होंने इनको फैसिलिटेट किया कि ये हमला कैरी आउट किया जाए, आर्सन किया जाए, आग लगाई जाए, इनके ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डिसरप्ट कर दिया जाए, ताकि एक बार इनका पूरा ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया तो रातों रात तो खड़ा नहीं होगा, मोबिलिटी पे इफेक्ट आएगा। मोबिलिटी पे इफेक्ट आया मतलब आप दूर दराज पेट्रोलिंग वाले रास्तों पे पहुंच ही नहीं सकते हो, तो कराची की वल्नरेबिलिटी बढ़ जाएगी। उसके बाद इनकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट बढ़ जाएगी आतंकी तंजीमों की। तो ये इनका मुद्दा था कि इन वाहनों को, इनके ट्रांसपोर्ट डिपो को आग लगा दो, फूंक दो, ताकि इनका ऑपरेशनली ये हैंडीकैप हो जाए रेंजर्स। ओके। तो देखें, इसमें आईएसआई का भी बिल्कुल हाथ हो सकता है। दूसरा, आर्मी के अंदर इतनी डिसग्रंटलमेंट हुई हुई है कि आज की तारीख में पाकिस्तान आर्मी में कोई भी बिक सकता है, कभी भी किसी के भी हाथों बिक सकता है। तो मतलब ईच वन सस्पेक्ट वन वाली बात हो गई है कि सब एक दूसरे पे शक भी कर रहे हैं और कोई एक दूसरे पे भरोसा भी नहीं कर रहा है और सब एक दूसरे के खिलाफ हुए पड़े हैं। तो बेसिकली जो आईएसआई का जो एंटी आईएसआई स्टांस लिया है आसिम मुनीर ने, क्योंकि आईएसआई वाज कॉलिंग द पॉलिटिकल शॉट्स। आईएसआई ही प्रोटेक्ट कर रहा था इमरान खान को, और आसिम मुनीर चाहता था कि आईएसआई एक्शन ले इमरान खान की वाइफ पे, बुशरा बीबी पे, फॉर मतलब करप्शन इन सम रियल, मतलब लैंड डील्स को लेके। तो आईएसआई ने भी मना कर दिया, बाकी महकमों ने भी मना कर दिया आसिम मुनीर को कि भाई यू कैन नॉट गेट इन्वॉल्व टू दैट लेवल कि आप मतलब एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ऐसी हरकतें करें। इसलिए उसने खुंदक निकालने के लिए पहले तो जनरल फयाज को उम्र कैद दी, डीजी आईएसआई को। अब वो आईएसआई के पीछे पड़ा हुआ कि इसे इसकी फंडिंग काट दो, इसका जो फांसी का फंदा है उसे इतना ज्यादा कस दो कि आईएसआई रिडंडेंट हो जाए। और ऊपर से जिस तरीके से पाकिस्तान एयरफोर्स की दुर्दशा हुई ऑपरेशन सिंदूर में, जिस तरीके से जो एयर चीफ के मन में जो आक्रोश, जो रिजेंटमेंट, गुस्सा कि भाई आपने बिना एयरफोर्स को कंसल्ट किए आपने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया कि आप ये हमला करवाओगे, और विदाउट कोऑर्डिनेशन ये जब हमला वापस हुआ तो पाकिस्तान की एयरफोर्स वाज सिटिंग डक्स। उसे खड़े पैर पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है, कोई रिएक्शन टाइम नहीं मिला। एज अ रिजल्ट जो 13 के 13 जो थे एयर बेसिस वो बर्बाद हो गए। तो इन सारी चीजों को मन में रखते हुए इंटरनली बहुत ज्यादा टर्मोइल चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। और मैं लिख के दे रहा हूं कि आसिम मुनीर पे असैसिनेशन अटेम्प्ट होगा और ये इंडिया के ऊपर डाला जाएगा या इजराइल के ऊपर इल्जाम डाला जाएगा। और यहां पे बहुत ज्यादा, मतलब जिस तरीके से अभी अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी कर सकते हैं ताकि सर आपने हिंदुस्तान पे हमला कर सके। जी, आपने भारत की भी बात कही और आपने इजराइल की भी बात कही। मैं भारत पे जो उन्होंने आरोप लगाए वो सवाल लेके आगे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये समझना चाहता हूँ कि अभी जो पाकिस्तान के हाल के दिनों में, या यूं कहें कि पिछले 2 साल में हम देखें तो कई हमले हुए पाकिस्तान में। ये एक पक्ष भी, एक पहलू भी सामने आ रहा है कि पाकिस्तान जानबूझकर ये विद इन द कंट्री हमले करवाता है, फिर वो अफगानिस्तान पे रिएक्ट करता है ताकि वेस्टर्न वर्ल्ड को ये दिखा सके कि हमारे खुद के घर में बड़ी प्रॉब्लम है। और वो जो वादे वो मिडिल ईस्ट में, जैसे सऊदी अरेबिया के साथ जो डिफेंस डील हुआ उसमें, और बाकी जो अपने वेस्टर्न वर्ल्ड को जो प्रोमिसेस करके आता है वो ना कर सके, वो ये दिखाता है कि हमारे खुद के घर में हमले हो रहे हैं। हालांकि दुनिया के कहीं भी आतंकी हमला हो उसका तार पाकिस्तान से ही जोड़ता है। कितना सही है ये? उसकी शुरुआत आईएसआई से अभी चालू हो गई है। अब आईएसआई अपने स्लीपर सेल्स या जो भी एसेट्स हैं उनको ये पाकिस्तान मिलिट्री के खिलाफ या पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट की जो पैरा मिलिट्री है उसके खिलाफ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं,
ताकि आईएसआई को और ज्यादा सपोर्ट गैदर हो और पाकिस्तान मिलिट्री के खिलाफ इनका मोमेंटम और पोजीशन स्ट्रांग बनी रहे। तो देखिए, वरना आईएसआई का वजूद खत्म हो जाएगा। और अगर आईएसआई अगर खत्म हो गई तो मुझे लगता है ये एक डाउनफॉल ऑफ पाकिस्तान तो होगा ही। और जिस तरीके से हम अनुमान लगा रहे हैं, इनके इंटरनल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो जिस तरीके से इनके हथियार अंदर ही अंदर इंटरनली मूव हो रहे हैं, इनका नार्को ट्रेड मूव हो रहा है, इनके मिलिटेंट्स और टेरर आउटफिट्स ओपनली घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इनकी ओपनली चल रही हैं और यहां पे कोई रोक नहीं रहा है, कोई टोक नहीं रहा है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है। हमला होता है, अगर मेजर अटैक है तो वह कहते हैं भाई पिन इट ऑन इंडिया। मतलब मैं आपको बताऊंगा कि कराची में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमले हो चुके हैं। इनका मेहरान नेवल बेस है कराची में, मेहरान नेवल बेस पे भी अटैक हो चुका है। ठीक है, फिर एपीएस स्कूल का जो हुआ था अटैक, एपीएस पेशावर, ठीक है, उसका भी जो टीटीपी की आज तक उसकी छाप छोड़ी हुई है इन्होंने। तो ये जितने भी हमले हुए हैं, मल्टीपल अटैकर्स, एक या दो नहीं, इनके अलग अलग स्मॉल स्मॉल ग्रुप कोऑर्डिनेटेड अटैक्स करती हैं। फिर ये हथियार कहां से ला रहे हैं और ये शॉक इफेक्ट अचीव करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज पे हमला किया, शॉक इफेक्ट था, सारी मीडिया का फोकस और अटेंशन इन्हें मिली। इस अटैक में भी मीडिया अटेंशन मिली है, वरना 70 रेंजर मारे गए हैं, ये खबर बाहर लीक ही नहीं होती अगर मीडिया अटेंशन नहीं मिलती। तो ये सिंबॉलिक लोकेशंस को टारगेट करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि जितने भी गवर्नमेंट, ये जो मिलिटेंट ग्रुप है, इनको मैक्सिमाइज्ड साइकोलॉजिकल इंपैक्ट अचीव हो रहा है। ये अपना रेलेवेंस बता रहे हैं कि देखो हम भी हैं यहां पे। तो या तो अब आईएसआई इनको सपोर्ट कर रहा है, आईएसआई और पाकिस्तान मिलिट्री कह रही है रॉ इसके अंदर रॉ का हाथ है। तो अगर रॉ का हाथ है तो भाई डोसियर बनाइए, यूएन को दीजिए, यूएन हमें देगा, हम उसे पढ़ेंगे, फिर हम सोच समझ के अपना समय लेके आपको वापस जवाब देंगे कि भाई ट्रू और फॉल्स। सीधी सी बात है। तो ये जो ये करते आए थे पहले, तो हम भी वही करेंगे कि भाई अब आप बताइए, इन्वेस्टिगेशन करिए। शायद जो कराची में हमला हुआ उस पे भी इन्होंने भारत पर कहा कि ये भारत के प्रॉक्सीज हैं जो काम कर रहे हैं, जबकि ये दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है। दुनिया में कहीं भी आतंकवादी हमला हो, उसके कहीं ना कहीं लिंक पाकिस्तान से जुड़ जाते हैं। हर ये अपनी कमजोरी को, हर तरह की कमजोरी, सिर्फ इस घटना की नहीं बात कर रहे, चाहे ये फाइनेंशियल लॉस में जाए, चाहे इनकी अपनी इकोनॉमिक डाउनफॉल हो, तमाम पहलुओं को, हर अपनी कमी को छुपाने के लिए ये भारत का ही नाम क्यों लेते हैं? और आप अपनी नाकामी, जो अपनी आपकी जो नाकामी है, उसको कैसे प्रूव करोगे? इनका खड़े पैर कोई कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होता है, इनकी कोई इन्वेस्टिगेशन का कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है, और आप ऑपरेशन हेरॉफ देख लीजिए, एक प्रॉपर कैंपेन था ऑपरेशन हेरॉफ, मल्टीपल अटैक्स, 13 लोकेशंस, अलग अलग सिटीज बलूचिस्तान में। ठीक है, आप एक ही टाइम पे, एक ही समय पे, चोक पॉइंट्स पे आपने कब्जा कर लिया, आपने इनकी सिक्योरिटी फोर्सेस को मार गिराया और खदेड़ दिया उन इलाकों से बाहर। ये मतलब एक इनकॉम्पिटेंसी है। मैं कहता हूं डाउनफॉल ऑफ पाकिस्तान पैरामिलिट्री एंड इंटरनल सिक्योरिटी हैज स्टार्टेड विद ऑपरेशन हेरॉफ। इंटरनली इनकी जीरो इंटेलिजेंस, इनको कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ आने वाला है इनकी तरफ। तो देखे, मरता क्या नहीं करता। तो कहेंगे भाई अब तो ना इन्होंने कोई पुख्ता इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई, ना इन्होंने कोई पहले वार्निंग दी, ना इन्होंने किसी को मतलब अप्राइज किया, ना इन्होंने कोई मीडिया ब्रीफिंग की पहले कि भाई ऐसा है, ना कोई अलर्ट जारी किया। और अचानक से जब ये सब होता है तो ये कहते हैं कि भाई इंडिया ने किया है, क्योंकि ये खुद सो रहे थे। तो सबसे आसान तरीका है, इंडिया का नाम ले लो, इंडियन इंटेलिजेंस पे डाल दो। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस का फ्यूजन ही नहीं है, इनकी ह्यूमन इंटेलिजेंस ही नहीं बची।
क्योंकि इतना करप्शन हो गया है, ये एक दूसरे के खिलाफ हुए पड़े हैं। अर्बन सर्वेलेंस जीरो है, फाइनेंशियल ट्रैकिंग इनके पास है नहीं, क्योंकि सब कुछ कैश में इन्वॉल्व है इनका। ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इनकी क्रिप्टो से होती है, क्रिप्टो पूरा ब्लैक मार्केट के थ्रू चल रहा है इनका। इनकी बॉर्डर मैनेजमेंट जीरो है, तभी ये सारे हथियार सामान और बंदे अंदर आ सके। तो इनकी इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन बची ही नहीं है। अब ये संकेत होते हैं कि इनका इंटरनल इंस्टेबिलिटी चालू हो गई है, इनका काउंटर टेररिज्म की कैपेसिटी खत्म हो गई है। ठीक है, इन्वेस्टर का अभी कॉन्फिडेंस कम होगा, देखना इनका स्टॉक मार्केट अभी और भी नीचे गिरेगा। अभी तो 68 बिलियन है ना वैल्यू, जी सर। ये 10-15 या 20 बिलियन और नीचे गिरने वाला। ठीक है, सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन रहा नहीं। ठीक है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रहा, कोई रिलेशनशिप नहीं रही सिविल और मिलिट्री की। ठीक है, और रीजनल सिक्योरिटी आप देख ही रहे हो कि बुरा हाल है। इसमें अब इंडिया को ध्यान से रहना पड़ेगा कि खुद जब जब पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट होता है तो टू डाइवर्ट अटेंशन ये इंडिया में कोई ना कोई वारदात करवा देते हैं, जिसमें ये शहजाद भट्टी, दाऊद इब्राहिम और ये अंडरवर्ल्ड जो कार्टल्स हैं और पाकिस्तान की आईएसआई का नेटवर्क है, जो अब यूज नहीं हो पा रहा है। दे आर नॉट एबल टू यूटिलाइज आईएसआई का नेटवर्क प्रॉपरली अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि आईएसआई वैसे ही खफा चल रही है पाकिस्तान मिलिट्री के साथ। बट इट इज इंपेरेटिव कि हमें बहुत ध्यान से रहना पड़ेगा आने वाले 2-3 महीने, इंडिया में सिक्योरिटी इशू कुछ खराब ना हो जाए, ताकि पाकिस्तान अपनी अटेंशन हमेशा डाइवर्ट करता है, हमें पता है इनका पैटर्न, तो उसको अवॉइड यस करने सर। के लिए हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम पहलुओं को समझाने के लिए। यदि आपके मन में भी जियोपॉलिटिक्स से लेकर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके साथ ये वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद सर।